मैं डॉक्टर राकेश गढ़गुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यनारायण अग्रवाल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोका नेवरा। एलीट थ्योरी के लिए इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर डाला था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। इसमें एलीट थ्योरी के बारे में इन जनरल बातें बताई गई थी। अवजन सिद्धांत क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे समाजशास्त्र से राजनीतिक विज्ञान में उसको अडॉप्ट किया गया, और दो प्रमुख विचारक पेरेटो, मॉस्का और मिशेल्स, उसमें उनका उल्लेख आया था। इन तीन विचारकों को हम लोग अलग से भी देखेंगे। तो आज इस सेकंड पार्ट में, एलीट थ्योरी के सेकंड वीडियो में, हम लोग विल्फ्रेड पेरेटो के विचारों को देखेंगे। अवजन सिद्धांत में विल्फ्रेड पेरेटो ने कौन कौन सी बातें कही या उनके विचार क्या थे। विल्फ्रेड पेरेटो मूलतः तो इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने अपने गणितीय ज्ञान का, मैथमेटिकल नॉलेज का काफ़ी इस्तेमाल किया था इकोनॉमिक्स के थ्योरी में। जब इंजीनियर से सेवानिवृत्त हो गए अपनी सेवाओं से, इंजीनियरिंग का काम से, तो उन्होंने इटली के अर्थव्यवस्था का अध्ययन शुरू किया और अपनी गणितीय स्किल के आधार पर उन्होंने कुछ स्टडी की और कुछ विचार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए थे। वे विचार आज भी मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं। वहाँ से वो विचार सोशियोलॉजी में आए और उसमें पॉलिटिकल साइंस में लिखे। तो बहुत सारे विचारों और बहुत सारे विषयों से होते हुए निकले और बहुत प्रोलिफिक राइटर थे। बहुत ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी। कुछ किताबों की लिस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अलग अलग उनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अधिकांश किताबें उनकी इटालियन भाषा में लिखी गई थी। बाद में कुछ किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हुई और कुछ उन्होंने इंग्लिश में लिखी। जैसे 5वें नंबर पे द माइंड एंड सोसाइटी है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी। पहले 3 पार्ट में द ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, ये इटालियन भाषा में लिखी गई थी। 3 भाग की किताब थी। बाद में उसको 4 भाग में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जो तो माइंड एंड सोसाइटी के नाम से आई। द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1600, ये उन्होंने इंग्लिश में लिखी। और इसके अलावा बहुत सारे आलेख थे उनके, बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने अलग अलग लिखे। कुछ दूसरे की किताबों में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। वो सब मिल करके, जैसे आज हम लोग देखेंगे उनका थ्योरी ऑफ रेसिड्यूज, थ्योरी ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सब उनके अलग अलग आर्टिकल्स थे जो उन्होंने लिखे थे। आज हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे लेख उन्होंने लिखे, बहुत सारे आलेख लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी, और उन सब के आधार पर उनका बनता है कुछ रिप्रेजेंटेटिव बुक्स की लिस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मूलतः एक इंजीनियर थे। इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने भी चर्चा की थी कि उन्होंने इटली की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि करीब 20% आबादी के पास 80% संपत्ति होती है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी था। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि 20% आबादी 80% टैक्स भी देती है। यानी 20% आबादी के पास केवल होल्डिंग नहीं है, अर्थव्यवस्था में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो भी 80% है। और उसी विचार को अगर आप सोशियोलॉजी में या किसी भी संगठन में लेकर के आए तो आप हमेशा देखेंगे कि पूरे संगठन के काम में 20% लोग अधिक मेहनती होते हैं, अधिक ईमानदार होते हैं, अधिक स्किलफुल होते हैं, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी संगठन के कुल एंड रिजल्ट में 80% योगदान 20% लोगों का होता है, और बाकी के 80% लोग मिलकर के 20% का योगदान करते हैं। इसी को उन्होंने 80-20 का सिद्धांत कहा, और मैनेजमेंट में आज भी इसको 80-20 के सिद्धांत के या पैरेटोस फिलॉसफी के रूप में उसको पढ़ाया जाता है। कहीं भी आप देखेंगे, अपने परिवार में देखें, अपने आसपास क्लास में देखें, अपने समूह में देखें, अपने संगठन में देखेंगे, तो आप हमेशा पाएंगे कि 20% लोगों का ही योगदान सबसे ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली 20 और 80 का आंकड़ा आप नहीं दे सकते, लेकिन अमूमन आप देखेंगे कि 20% आबादी 80% कंट्रीब्यूशन देती है। इसी को सोशियोलॉजी में उन्होंने पुट अप किया। जैसे मैंने कहा कि संगठन में या समूह में योगदान होता है। समाजशास्त्र में जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे कोई समूह जो होता है उसका उत्पादन होता है, उसमें लोगों का योगदान होता है। तो कैसे कुछ समूह में कुछ लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ लोग उतने महत्वपूर्ण नहीं हो पाते हैं। वहाँ से अभिजनवाद का सिद्धांत आया कि वो उनमें कुछ विशेष योग्यताएं होती, कुछ स्किल्स होते हैं, और उसके चलते वे अपना योगदान कर पाते हैं। समाजशास्त्र से
वो विचार हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में लिया। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा भी था 1930 के जो शिकागो सम्मेलन हुआ था, जिसमें अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में विज्ञान बनाने की बात हुई थी और इंटर डिसिप्लिनरी अध्ययन की बात हुई थी कि दूसरे विषयों के भी विचार पॉलिटिकल साइंस में अगर एप्लीकेबल हो तो उनको लिया जाए। उसी क्रम में समाजशास्त्र या अभिजनवाद का सिद्धांत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में लिया गया, जो अभिजन सिद्धांत के रूप में मान्य हुआ था। तो पेरेटो बेसिकली मूलतः जो विचार रखते हैं, जो 2080 के उनके या 80-20 के सिद्धांत से सामने आता है कि सभी समुदायों में कुछ थोड़े से लोग बहुत उत्कृष्ट होते हैं। आप अपने आसपास देख लें, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी, पेरेटो ने उदाहरण वकीलों का दिया था कि अगर सभी वकीलों को 1 से 10 के स्केल में रखना चाहें तो कुछ वकील ऐसे होंगे जो सबसे उत्कृष्ट 1 नंबर पे आएंगे, कुछ वकील ऐसे होंगे जो बिल्कुल 10 नंबर पे भी आ सकते हैं। बहुतायत बीच में कहीं पर होगा, 5 से 7-8 के बीच में या 4 से 7-8 के बीच में। कुछ लोग 1 नंबर पे होंगे, कुछ लोग 10 नंबर पे होंगे, बहुतायत बीच में होंगे। तो कुछ लोग हमेशा उत्कृष्ट होते हैं। आप डॉक्टर्स में देख लीजिए, आप अपने अध्यापकों में देख सकते हैं, स्कूलों में जिनसे आपने पढ़ा होगा, कॉलेज में जिनसे आप पढ़ रहे हैं, आप हमेशा ये पाएंगे कि कुछ लोग बहुत स्किलफुल होते हैं। और केवल पढ़े लिखे लोगों में नहीं, आप खेतों में काम करने वाले लोगों से देख लीजिए, मजदूरों में देख लीजिए, कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो अपने स्किल से मुश्किल काम को बहुत आसान बना देते हैं या किसी समस्या का निदान ढूंढ देते हैं। उसका केवल पढ़ाई से संबंध नहीं है, उसका स्किल से संबंध है, कौशल से संबंध है। तो कुछ लोग विशेष कुशल होते हैं और इस कारण वो अपने समुदाय में, अपने समूह में, अपने व्यवसाय में, अपने पेशे में उत्कृष्ट माने जाते हैं। तो ये कुछ थोड़े से लोग, ये हमेशा बहुतायत में नहीं होंगे। प्लेटो का विचार भी अगर आप पढ़ेंगे, जिसमें फिलोसफर किंग की अवधारणा देता है, तो उसमें उसने संख्या की बात नहीं की, लेकिन हम सब जानते हैं कि उत्कृष्ट हमेशा थोड़े से लोग होंगे। तो हर समुदाय में कुछ थोड़े से लोग उत्कृष्ट होते हैं और अपनी उत्कृष्टता, अपनी श्रेष्ठता, अपने स्किल, अपने कौशल के कारण वे उस समुदाय में अभिजन हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले भी बार भी कहा था, अपने क्लास में अपने दोस्तों के समूह में ही देख लें, आपके दोस्तों का समूह अगर 50 लोगों का भी है तो अधिकांश लोग 4-5 लोगों का मुंह देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं, वो क्या कहते हैं, सब उनकी चर्चा करना चाहते हैं, उनकी सुनना चाहते हैं, उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। कोई प्रोग्राम बनना है तो 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो सब मिलकर के सारा प्रोग्राम तय कर लेते हैं, बाकी लोग केवल फॉलो करते हैं। तो वे अपने समूह में अभिजन होते हैं। वो समूह कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, हम लोग अभिजनवाद का सिद्धांत हम लोगों ने समाजशास्त्र से लिया और इसीलिए समूहों या समुदायों की बात शुरुआत में कर रहे हैं कि किसी भी समूह में ऐसे लोग अभिजन होंगे। इन्हीं में से कुछ लोग बहुत स्किलफुल तो होते हैं, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, वो दिखाई देना नहीं चाहते, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते हैं। तो वो चुपचाप अपना काम करते हैं और शांति से कोने में पड़ जाते हैं। कुछ लोग अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं कि अगर हम काम करते हैं, हमारे भीतर योग्यता है, तो हमको दिखना भी चाहिए, निर्णय प्रक्रिया में हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो कुछ लोग अनिच्छा या दूसरे कारणों से, बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है, बहुत स्किलफुल हैं, लेकिन आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको मौका नहीं मिल पाता है। बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, वहाँ प्रोफेसर रहे थे। भारत में उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण वित्तीय पदों का, RBI के गवर्नर तक का पद संभाला था। लेकिन दक्षिण दिल्ली जैसे पढ़े लिखे लोगों के निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बावजूद वो सांसद नहीं बन पाए थे, चुनाव हार गए थे लोकसभा का। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, चुनाव के लिए जो योग्यता होती है वो उनके विद्वान होने से संबंधित नहीं थी। तो ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो कुछ लोग अपनी अनिच्छा के कारण और कुछ लोग अपनी परिस्थितिवश निर्णायक की भूमिका में नहीं आ पाते हैं और कुछ लोग निर्णायक की भूमिका में होते हैं। पेरेटो कहते हैं, पेरेटो ने इन 2 लोगों को, यानी अभिजनों के, एलिट्स के इन 2 वर्गों को, रूलिंग एलिट और नॉन रूलिंग एलिट, सत्ताधारी अभिजन और सत्ता विहीन अभिजन कहा। वे जो निर्णायक, हम लोग यहाँ सत्ता, जब राजनीति विज्ञान में हम लोग सत्ता की बात करते हैं तो बात होती है निर्णय कौन लेता है, निर्णय प्रक्रिया में कौन शामिल होता है। तो वे अभिजन जो निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं वो रूलिंग एलिट हो गए, और वैसे अभिजन जो रूलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं है, अपनी मजबूरियों के कारण, अपनी अनिच्छा के कारण या परिस्थितिवश, तो वे एलीट तो हैं, कुशल तो हैं, लेकिन वे नॉन रूलिंग एलीट हो जाते हैं, वे सत्ता में शामिल नहीं होते हैं।
लेकिन तब यहाँ पर 3 श्रेणियां बनती हैं। एक समूह एलीट का हो गया, दूसरा नॉन एलीट का हो गया, गैर अभिजन, और फिर एलीट के बीच में 2 वर्ग हो गए, रूलिंग एलीट और नॉन रूलिंग एलीट। तो पेरेटो ने सरलता की दृष्टि से केवल एलीट और रूल्ड नॉन एलीट की बात की। रूलिंग एलीट सत्ताधारी अभिजन और नॉन रूलिंग रूल्ड नॉन एलीट शासित गैर अभिजन। उसमें जो एलीट है, जो सत्ता में नहीं है, जिनको उन्होंने पहले कहा था नॉन रूलिंग एलीट, उन्होंने उनको भी रूल्ड नॉन एलीट में शामिल कर दिया कि वे शासित होते हैं, शासन नहीं करते हैं। तो उन्होंने 2 वर्ग बनाए, अभिजन और गैर अभिजन, शासित और शासन, रूलिंग एंड रूल्ड। तो अपने इस विचार तक पहुंचने के लिए पेरेटो ने सबसे पहले एक्टिविटी संबंधी विचार दिए, क्रिया संबंधी विचार। उन्होंने कहा लोगों के 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लॉजिकल एक्शंस, नॉन लॉजिकल एक्शंस। लॉजिकल एक्शन, तार्किक क्रियाएं, वे क्रियाएं हैं जो अचीवेबल गोल्स, वे लक्ष्य जो हासिल किए जा सकते हैं उनकी दिशा में किए जाते हैं, लक्ष्य हासिल करने के लिए किए जाते हैं, और समुचित साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। समुचित साधन यानी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो साधन चाहिए। थोड़ी देर को उदाहरण सीधे सीधे इस विषय से या राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्राप्य लक्ष्य है, अचीवेबल गोल है, लेकिन इसके लिए समुचित साधन होना चाहिए। मेरे पास मोबाइल या कैमरा होना चाहिए, अगर आप पीछे डिस्प्ले देख रहे हैं तो लैपटॉप होना चाहिए। अगर समुचित साधन नहीं है तो उसके बगैर हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो तार्किक क्रिया वे हैं जो अचीवेबल गोल के लिए और समुचित साधनों के साथ किए जाते हैं। उस क्रिया के उपयोग, उस लक्ष्य के लिए जो साधन होंगे जो उपयोगी होंगे। मैं आईने के सामने बैठ कर के लेक्चर दूं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो एक लेक्चर होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो जो समुचित साधन होंगे उनका इस्तेमाल करते हुए जो क्रियाएं होती हैं उनको लॉजिकल एक्शन उन्होंने कहा। वे कहते हैं ये स्वयं सिद्ध होते हैं, इनको साबित करने की जरूरत नहीं होती। ये मेरा लक्ष्य है और ये मेरे साधन है, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी क्रियाओं को उन्होंने कहा अतार्किक क्रियाएं, नॉन लॉजिकल एक्शंस। ये ध्यान रहे, इलॉजिकल नहीं, इलॉजिकल हम लोग कुतर्क कहते हैं, नॉन लॉजिकल जो तर्क से अलग है। अतार्किक क्रियाएं, नॉन लॉजिकल एक्शंस वे क्रियाएं हैं जो हमारे संवेग से, हमारे इंपल्स से ड्रिवन होती हैं, भावनाओं, संवेग और स्वार्थ से प्रेरित क्रियाएं। हमारे कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो हम जानते हैं कि हमको ये करना है। मुझे कॉलेज जाना है, आपको पढ़ने के लिए कॉलेज आना है, आपको बाजार सामान खरीदने के लिए जाना है, ये नोन लक्ष्य है। लेकिन बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो इंपल्सिव होते हैं, हम केवल इसलिए करते हैं कि उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन हमारे भीतर की प्रवृत्तियां होती हैं जो हमको करवाती हैं, जिसको इंग्लिश में ड्राइव भी कहते हैं। इंपल्स यानी संवेग, भावनाएं, ड्राइव, जो चीज हमको संचालित करती है। आपको अगर बेंथम याद हो, बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, जिसको कहता है कि मनुष्य 2 चीजों से संचालित होता है, सुख से और दुख से। वो दुख से बचने की कोशिश करता है, सुख को प्राप्त करने की कोशिश करता है। वैसे ही डेविड ईस्टन ने 6 वैल्यूज बताए थे। वैल्यूज आर थिंग्स डिजायर्ड वे, जिनकी हम चाहत रखते हैं, और उन्होंने 6 वैल्यूज बताए थे। तो वो हमारे ड्राइव होते हैं जो हमको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे काम जो किसी अचीवेबल गोल से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बस होते हैं, वो क्रियाएं होती हैं। इनका औचित्य स्थापित करना पड़ता है। पेरेटो कहते हैं जो अतार्किक क्रियाएं हैं, नॉन लॉजिकल एक्शंस हैं, उनको साबित करना पड़ता है। लॉजिकल एक्शन हम लोगों ने क्या देखा, वो स्वयं सिद्ध होते हैं, हमको मालूम है ये मेरा लक्ष्य है और ये हम कर रहे हैं। लेकिन नॉन लॉजिकल एक्शन में हमको बताना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं। अतार्किक क्रियाओं के संदर्भ में पेरेटो ने 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रतिपादित की। जो नॉन लॉजिकल एक्शन है उसको जस्टिफाई करने के लिए पहला तो उन्होंने दिया अवशेषों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेसिड्यूज। हम कोई काम करते क्यों हैं, उसके पीछे जो इंपल्स है, जो कारण है, जो संवेग है, उसको उन्होंने रेसिड्यू कहा। और दूसरा उन्होंने कहा भ्रांत तर्कों का सिद्धांत, हिंदी ट्रांसलेशन है थ्योरी ऑफ डेरिवेटिव्स।
भ्रांत तर्कों का सिद्धांत, जो कुछ भी हम करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, जो लॉजिक दिए जाते हैं, उसको पेरेटो ने कहा है डेरिवेटिव्स, जिसको हिंदी में भ्रांत तर्क कहते हैं। तो भ्रांत तर्कों का सिद्धांत, इन दो के मिलने से नॉन लॉजिकल एक्शन को हम जस्टिफाई करते हैं। तो पहला जो अवशेष हैं, रेसिड्यूज, वो नॉन लॉजिकल एक्शन के कारण है, और डेरिवेटिव्स उनका जस्टिफिकेशन है, उनका औचित्य है। तो अवशेष के बारे में पेरेटो कहते हैं उन संवेगों की अभिव्यक्ति है। यह ध्यान रहे, हम लोगों ने कहा कि इंपल्सेस के कारण हम लोग कोई काम करते हैं। तो रेसिड्यू जो है वो इंपल्स नहीं है, इंपल्स की अभिव्यक्ति है। मुझे भूख लगी है, मैं भोजन कर रहा हूं, तो भोजन करना इज रेसिड्यू। अवशेष उन संवेगों की अभिव्यक्ति है, मैं भोजन कर रहा हूं, वो रेसिड्यू है। उसके पीछे का जो कारण है, जो इंपल्स है, वो है भूख। हालांकि उन्होंने अलग बात है कि मैं उदाहरण देने के लिए आपको बता रहा हूं। तो उन संवेगों की अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के व्यवहार और उसके कार्यों को संचालित करती है। तो जैसे मैंने बताया था कि डेविड ईस्टन ने 6 मूल्य दिए थे, या जैसे बेंथम ने बताया था कि 2 इंपल्स होते हैं, दुख से बचना और सुख पाना। और दुख से बचने में बेंथम ने भी कहा कि दुख में कमी भी हो जाए तो वो सुख की ओर एक मार्ग है। तो दुख से बचना और सुख की ओर बढ़ना 2 इंपल्स होते हैं। वैसे ही पेरेटो ने 6 रेसिड्यूज बताए। संयोजन का अवशेष, रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशंस, मैंने केवल डिस्प्ले में आप नीचे देखेंगे डॉट डॉट करके बता दिया है, बार बार उसको लिखने के बजाय मैं उसको समझाता जा रहा हूं। संयोजन का अवशेष, रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशंस, फिर उनका लाभों के स्थायित्व का अवशेष, रेसिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स मतलब जो हमें मिल चुका उसको अपने पास बचा करके रखना। कॉम्बिनेशन बोलचालों में जिसको कहते हैं जोड़ तोड़। संयोजन, इसको जोड़ना, इसको हटाना, इसके साथ मिलना। हम दोस्तों के साथ जाते हैं तो हमेशा पिक्चर देखने जाना है तो हमको पता है कि कौन सा दोस्त मेरे साथ जाएगा, कॉलेज जाना है तो पता है कौन सा दोस्त मेरे साथ जाएगा, लाइब्रेरी जाना है तो कौन सा दोस्त मेरे साथ जाएगा। सारे दोस्त हर जगह आपके साथ नहीं जाते। तो ये संयोजन है कि किसके साथ क्या काम किया जा सकता है। सामाजिकता का अवशेष, रेसिड्यू ऑफ सोशलिबिलिटी, हम समाज में किसके साथ रहते हैं, किसके साथ बैठना चाहते हैं। कई बार हम समाज में बहुत सक्रिय दिखना चाहते हैं, वो एक इम्पल्स है कि लोग हमको समाज में जाने और उससे बाध्य होकर के या उससे प्रभावित होकर के हम कोई काम करते हैं। रेसिड्यू ऑफ एक्टिविटी, क्रियात्मकता का अवशेष, हम कुछ करते हुए देखने में खाली नहीं बैठ सकते। कुछ लोगों की आदत होती है वो खाली नहीं बैठ सकते, उनको हर सब कुछ करने के लिए चाहिए। घर वाले उनसे बहुत परेशान रहते हैं कि वो घर पर ध्यान नहीं देता, बाहर ही काम करता था। एक काम खत्म होगा दूसरा लेकर के बैठ जाएगा। कुछ ऐसे काम दूसरों के बिना मतलब का काम कर रहा है, उसको भी मालूम है कि बिना मतलब का काम, लेकिन आराम से बैठ नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। इंटेग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल, रेसिड्यू ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की निष्ठा। कुछ लोग अपने काम केवल ईमानदारी अपनी निष्ठा के कारण करते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत बोलचाल करने वाला नहीं, सबके सामने आने वाला नहीं, लेकिन बहुत मेहनत से पढ़ाता है, बहुत ईमानदारी से पढ़ाता है, अपनी क्लासेस बिल्कुल रेगुलरली लेगा। उसकी निष्ठा है, वो उसकी इंटेग्रिटी है, उसके भीतर की ईमानदारी है, जिसके कारण वो कोई भी काम कर रहा है। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके इंटेग्रिटी पर, उसके निष्ठा पर कोई सवाल उठाए, उसको खुद लगे कि मैं अपने काम से बेईमानी कर रहा हूँ। ये एक इम्पल्स होता है, हर किसी की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। और यौन जनित अवशेष, रेसिड्यू ऑफ सेक्स, समाज में अपने आसपास आप देखेंगे बहुत लोग केवल उसी नजरिए से काम करते हैं। तो ये 6 इम्पल्स हैं अलग अलग। हम लोग राजनीति विज्ञान में अभिजन सिद्धांत में जिन 2 बातों को लेते हैं वो हैं, पहले तो संयोजन का अवशेष, रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, और राजनीति में खास करके भारत में आजकल आपको ये बहुत दिखाई देगा, गठबंधनवाद आने के बाद जो संयोजन का अवशेष आज के भारत में बहुत अधिक दिखाई देता है। राजनीति के क्षेत्र में आप चले जाएं तो जब से गठबंधन शुरू हुआ है, गठबंधनवाद शुरू हुआ है, जोड़ तोड़ शुरू हुआ है, इसके अलावा वो तो राजनीतिक दलों के स्तर पर है, मतदाताओं के स्तर पर उसमें सोशल इंजीनियरिंग का एक शब्द दिया गया था। बिहार और उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा बात की गई। किस
मतदाता समूह को जाति और धर्म के आधार पर भी, हम लोग जब राजनीति में बात करते हैं तो हम लोग उन चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते। जातियों के आधार पर कॉम्बिनेशन बनाया गया कि किस जाति को अपने साथ लेना है, किस जाति को छोड़ देंगे तो हमको नुकसान नहीं होगा। एक छोटे से समूह को छोड़ते हैं और उसके चलते बड़ा समूह हमारे साथ आ जाता है तो उसको साथ में लिया जा सकता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग थी, इनको साथ में लो, इनको हटा दो, ये हमारे साथ आ जाएंगे, ये सोशल इंजीनियरिंग। ये है रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशंस राजनीति विज्ञान में, जोड़ तोड़ का, संयोजन का। हम लोग जोड़ तोड़ में तोड़ शब्द शामिल है, पेरेटो ने संयोजन कहा। लेकिन कुछ को जोड़ने के लिए कुछ को छोड़ना कई बार जरूरी होता है और वो किया जाता है। दूसरा रेसिड्यू था स्थायित्व के अवशेष, रेसिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स, लाभों के स्थायित्व का अवशेष। उसको भी इसी राजनीति में, भारतीय राजनीति की भाषा में अगर हम लोग जोड़े तो यह प्रयास कि जो मतदाता हमारे साथ हैं, और हमेशा कहा जाता है वोट बैंक का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आता है कि कुछ मतदाता हैं जो कुछ दलों के साथ परमानेंटली जुड़े होते हैं। कोई आए कोई जाए, उनकी नीति कुछ हो, नीति पर ध्यान नहीं देते, हम इस पार्टी के साथ हैं तो हैं, उनकी पार्टी से निष्ठा होती है। तो जो लाभ हमने अर्जित किया है उसको अपने पास रखे रहना, उसको अपने पास पकड़े रखना। तो लाभों के स्थायित्व का अवशेष अपनी वर्तमान स्थिति को सुदृढ़ बनाने से संबंधित। हम जहां हैं वहां पर बने रहें और नए हासिल करना है, लेकिन हम लोग इस स्थिति से नीचे न जाए। बल इसका बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। जो हमारे साथ हैं, जो लाभ हमने अर्जित किया है। कई बार ये बात होती है कि सत्ताधारी दल मीडिया को बहुत छूट देना पसंद नहीं करता है, या पर्टिकुलर लीडर जो तानाशाहियों की बात होती थी या नाजीवाद फांसीवाद की बात होती है, उसमें हमेशा मीडिया को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देना वो पसंद नहीं करते, क्योंकि मीडिया अगर स्वतंत्र होगी तो नकारात्मक बातें सामने आएंगी कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलती की थी, और जब गलती करने की बात सामने आएगी तो जो लाभ मिले हैं, जो हमने अर्जित किया है, वो हाथ से निकलता चला जाता है। तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए मीडिया पर कंट्रोल कैसे होगा? बल प्रयोग किया जाएगा। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है, बल और शक्ति दोनों चीजें हो सकती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। और सत्तारूढ़ अभिजन की विशिष्ट छवि का प्रतिक्षेपण, प्रोजेक्शन। कई बार जो एलीट सत्ता में है, जो निर्णय ले रहा है, उसके बारे में बहुत सारी कहानियां सामने आती हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं, मीडिया से प्रचारित करवाया जाता है, लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई जाती है। व्यक्तिगत उदाहरण शायद बहुत अच्छा न हो देना, लेकिन जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार कहते हैं नो वन नोज बेटर देन मी, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मीडिया का एक वर्ग होता है, भारत में भी आप इतिहास देख लें और वर्तमान भी देख लें, तो हमेशा कुछ लोगों के बारे में ऐसी बातें लार्जर देन लाइफ बताई जाती हैं कि ऐसा लगने लगे कि वो आम आदमी नहीं है, और वो जो लाभ अर्जित हुए हैं उनको अपने पास रोकने का तरीका होता है। भाई अगर किसी ने आपको इसलिए वोट दिया, क्या बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी के किस्से गढ़े जाते हैं, मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो प्रतिक्षेपण, सत्तारूढ़ अभिजन के विशिष्ट छवि का प्रतिक्षेपण, जिस इमेज के लिए वो जाने जाते हैं उस इमेज को बार बार सामने रखना। तो ये रेसिड्यू का सिद्धांत था, अवशेषों का सिद्धांत था। दूसरा उन्होंने दिया था डेरिवेटिव्स, भ्रांत तर्कों का सिद्धांत। भ्रांत तर्क क्या होते हैं? अवशेषों से संचालित कोई कार्य उस व्यक्ति विशेष के लिए तो सही हो सकता है, पर अन्य लोगों के लिए उचित हो ये जरूरी नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो रेसिड्यू एक्टिविटी है, कुछ लोग काम करने के लिए परेशान होते हैं, उनको हासिल कोई ना कोई काम चाहिए। मेरे लिए वो जरूरी हो सकता है, मुझे लग सकता है कि करने को कुछ नहीं तो ये कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे घर वालों को ना लगता हो कि आदमी पागल हो गया, सब कुछ करता ही है, चुपचाप बैठ नहीं सकता। मैं समाज में कुछ करूँ, दूसरों को लगेगा इस आदमी को कोई काम धाम नहीं है क्या, बस यही फालतू का काम करता रहता है। कई लोग सेवा करने के लिए बाहर आते हैं, बाकी लोग उन पर हंसते हैं। तो मेरे लिए, कर्ता के लिए, जो व्यक्ति काम कर रहा है, कर्ता के लिए वो काम जरूरी हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए उचित हो ये जरूरी नहीं है। मैं जो बात, जो उदाहरण दे रहा हूँ सेवा करने की या कुछ काम करने की, वो ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने इम्पल्स के कारण हम लोग गलतियां करते हैं। जैसे एक रेसिड्यू आपको ये होगा यौन जनित, कई बार लोग उस पर गलती करते हैं।
सोशलिबिलिटी, लोगों से जुड़ने के चक्कर में लोग कई बार गलती करते हैं। जुड़ना हर बार सकारात्मक हो, ये जरूरी नहीं, कई बार नकारात्मक हो सकता है, उसके कारण परेशानियां होंगी। तो मेरे लिए जो सही हो सकता है, मेरा इंपल्स है, मेरी चाहत है, उस हिसाब से मैं सही करता हूं, लेकिन दूसरों के लिए वो जरूरी नहीं होगा, वो बहुत उचित नहीं भी हो सकता। तो ऐसे कार्यों को स्वीकार्य बनाने के लिए कर्ता द्वारा प्रस्तुत औचित्य को पेरेटो ने कहा है भ्रांत तर्क, डेरिवेटिव। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसको जस्टिफाई करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मनुष्य सबसे खतरनाक पशु है। वो कोई भी गलती करे, वो कुछ भी करे, उसको जस्टिफाई करना आता है। बाकी पशुओं को वो लाभ नहीं हासिल है, वो अपने कार्यों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आदमी बहुत आसानी से जस्टिफाई कर लेता है किसी भी चीज को। तो ये जो जस्टिफिकेशन, ये जो औचित्य दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। उसी को पेरेटो ने कहा डेरिवेटिव्स, भ्रांत तर्क। कुछ भी करने के लिए जो दलीलें दी जाती हैं उसको डेरिवेटिव उन्होंने कहा। सत्ताधारी अभिजन से संबंधित दंत कथाओं का प्रचलन बेहद आसान और मनोवैज्ञानिक भ्रांत तर्क है। अब ये चर्चा नहीं होती, लेकिन कुछ समय पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ये चर्चा निकली थी। यहाँ कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि रूसी भाषा के रूसी मीडिया यहाँ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ जगह से रिपोर्टिंग हुई थी कि मीडिया में कुछ कुछ कहानियां, दंत कथाएं प्रचलित की गई। व्लादिमीर पुतिन की उम्र 300 साल है। लोगों में लार्जर देन लाइफ दिखने के लिए वो साइबेरिया में बगैर कपड़ों के घूम लेते थे, समुद्र के भीतर घुस करके उन्होंने मछलियों का शिकार किया, वो एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते थे। ऐसे एक्सरसाइज जो वो आमतौर पर उनकी उम्र मानी जाती है उसके बराबर कोई नहीं करेगा। महामानव की या अति मानव की छवि उनकी बनाई गई। तो ऐसे कुछ बातें, सत्ताधारी अभिजन से संबंधित दंत कथाओं का प्रचलन। कभी किसी के बारे में कह दिया जाता है कि वो तो बचपन से ही वो क्रांतिकारी विचारधारा रखे थे। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था कि वो सही भी हो सकता है, लेकिन उस बात का प्रचार भी बहुत ज्यादा किया गया कि जब वे छोटी थी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, तो उन्होंने अपनी गुड़िया वो जलाने के लिए दे दी थी क्योंकि वो विदेशी थी। तो जैसे नेता बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति का है। अब कोई व्यक्ति क्रांतिकारी होता बहुत बड़े होने के बाद, उसके विचार बनना शुरू होते हैं, लेकिन कहानी गढ़ दी जाती है कि वो बचपन से ही वैसा था, उसकी प्रवृत्ति ही वैसी थी। कई बार बच्चे नहीं जानते, कुछ लोगों में बचपन से वो प्रवृत्ति होती है, घर से वो संस्कार मिलते हैं, और कुछ लोगों में ये बाद में शुरू होता है, लेकिन कहानियां गढ़ी जाती है कि बचपन से ही ऐसे ही थे ही। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है किसी ने अतीत नहीं देखा, लेकिन बार बार प्रचारित किया जाता है कि वो बहुत गरीब थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपनी छवि बिल्कुल आम आदमी की हमेशा बना करके रखी थी। रास्ता चलते कहीं भी मुख्यमंत्री रहते हुए रास्ता चलते कहीं भी उतर जाना और किसी भी दुकान से पान खरीद के खाना, कंधे पर एक गमछा, बोलचाल बिल्कुल आम आदमी जैसा। तो ये दंत कथाएं प्रचलित की जाती हैं। नेता बेहद आम आदमी है, नेता क्रांतिकारी है, या फिर नेता अलौकिक शक्तियों का स्वामी, जैसे मैंने रॉबर्ट पुतिन के बारे में, व्लादिमीर पुतिन के बारे में बताया। तो ऐसे बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित की जाती हैं। ये डेरिवेटिव्स, भ्रांत तर्क, लोगों को ये बताने के लिए कि जो किया जा रहा है वो क्यों और कैसे सही है। पेरेटो के अभिजन सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संचरण का सिद्धांत। एक और तो वो कहते हैं कि कुछ लोग एलीट होते हैं, उनमें विशिष्ट कौशल होता है और इसके कारण सत्ता उनके हाथ में होती है और वो बहुतायत पर शासन कर लेते हैं। और जो रेसिड्यूज और अवशेषों की बात हो रही है, डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि हर बार आपके पास केवल आपका स्किल काम नहीं करेगा, बहुतायत पर, बहुमत पर सत्ता बनाए रखने के लिए लोग विरोध करेंगे। तो रेसिड्यूज और डेरिवेटिव्स का उपयोग इसीलिए होता है, उस सत्ता को कैसे आगे बढ़ाए रखना है। जो आपका कौशल है विशिष्ट क्षेत्र में, डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री हैं, बहुत विद्वान हैं केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बदकिस्मती से उनके बारे में कभी दंत कथाएं प्रचलित नहीं की गई। उन्होंने अपनी ओर से कभी प्रयास नहीं किया कि उनके बारे में उनके अर्थशास्त्री होने के अलावा कुछ बातें कही जाएं, लेकिन कुछ और बातें कही जाती हैं ताकि लोगों, और इसी कारण हो सकता है कि वो बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं हो पाए, जबकि काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया।
सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने कौशल के अलावा भी कुछ चीज़ों को सामने रखना पड़ता है। वो रेसिड्यूज और डेरिवेटिव्स उसी में इस्तेमाल होते हैं सत्ता को बनाए रखने के लिए, बहुमत पर अपनी पकड़ बनाए रखने या सत्ता को जारी रखने के लिए अपने स्किल के अलावा जो बातें की जाती हैं वो रेसिड्यूज और डेरिवेटिव्स। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संचरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन। ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि जो सत्ता होती है वो एक ही हाथ में रहे वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। एलीट आते और जाते रहते हैं। सत्ता में व्यक्ति स्थायी नहीं रहेगा, अभिजन स्थायी नहीं रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे। तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है समाज में, समुदाय में, समूह में नए मूल्यों का उद्भव, नए वैल्यूज, नए डिजायर्स, नई आकांक्षाएं। अभिजन किसी एक निश्चित समय में सत्ता में आता है या निर्णायक प्रक्रिया में होता है, लेकिन समय के साथ साथ समाज में बदलाव होता है, नए नए विचार आते जाते हैं, नए नए आवश्यकताएं उत्पन्न होती जाती हैं। 1947 का भारत और 2020 का भारत, दोनों की सोच अलग है, दोनों की आकांक्षाएं अलग हैं, दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं। कोई व्यक्ति 1947 की सोच के साथ 2020 में सत्ता नहीं चला सकता। और ये जो बदलाव होता है इसके कारण सर्कुलेशन होता है, संचरण होता है, सत्ता में परिवर्तन होता है। दूसरा है महत्वाकांक्षा। कुछ लोग तो सत्ता में होते हैं, एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने देखा है नॉन रूलिंग एलीट, और इसके अलावा हमने कहा रूल्ड नॉन एलीट। पेरेटो ने जिस नॉन रूलिंग एलीट को, सत्ता विहीन अभिजन को अपने विचार से अलग कर दिया, उसने केवल रूलर और रूल्ड की बात की, तो रूलिंग और रूल्ड की बात की। लेकिन अब यहां पर यह बात आ जाती है, जिसको हम लोग मान के चल रहे थे कि वो अपने अनिच्छा के कारण या परिस्थितियों के कारण सत्ता में नहीं आ सकता, निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता, सत्ताधारी वर्ग में शामिल नहीं हो सकता है उसके भीतर महत्वाकांक्षाएं जागे, हो सकता है वो उसको लगे कि अभी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसको महत्व मिले, तो हो सकता है कि वो सामने आ जाए। तो जो नॉन रूलिंग एलीट है उसमें भी, और रूल्ड नॉन एलीट, शासित गैर अभिजन जो है, अगर उसमें भी किसी समूह में महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं तो वो भी चुनौती दे सकता है और वो भी सत्ता में आ सकता है। तो ये सर्कुलेशन, संचरण उस कारण से भी हो सकता है। और सत्ताधारी अभिजन में जड़ता, जैसे मैंने कहा कि 1947 और 2020 की सोच में बहुत अंतर है। जो रूलिंग एलीट है, जो सत्ताधारी अभिजन है, अगर उसके विचारों में जड़ता आ गई, वो समय के साथ बदलने को तैयार नहीं है, अपनी सोच को सुधारने को तैयार नहीं है, तो इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि वो समय के साथ ना चल सके। ये जड़ता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो अहंकार हो सकता है, वो परिस्थितियों को नहीं समझ सकना हो सकता है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार उदाहरण बताया भी था कि जो एक आंदोलन दिल्ली में हुआ और उसके कारण आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। उस वक्त जो लोग सत्ता में थे वो इस चीज को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि इस तरह का कोई बदलाव हो सकता है या कोई हमारी जगह ले सकता है। तो ये उसके कारण जो सत्ताधारी अभिजन में जड़ता हो जाती है, रूलिंग एलीट में जो इनर्शिया आ जाता है बदलाव के प्रति, हम जहां हैं वही हैं, हम ही सबसे सही हैं, हमसे ही सबसे ठीक है। तो कुछ अहंकार के कारण, कुछ अज्ञानता के कारण, कुछ परिस्थितियों के साथ न चल पाने के कारण, आप जड़ों से अगर कटे हुए हैं तो आप परिस्थितियों से को समझ नहीं सकते, जमीन को समझ नहीं सकते, और इसके कारण भी ये सर्कुलेशन होता है, ये संचरण होता है। तो फिर बात आती है कि संचरण का परिणाम क्या होता है। ये तो हम लोगों ने देखा कि संचरण के कारण क्या होते हैं, क्यों संचरण होता है, कि संचरण का अंततः एंड रिजल्ट क्या होता है, फायदे क्या होते हैं, फायदे या परिणाम क्या होता है। तो एक पैराडॉक्स, हम लोग बात कर रहे हैं संचरण की, सर्कुलेशन की, एलीट का नॉन एलीट हो जाना या नॉन रूलिंग एलीट हो जाना, और रूल्ड नॉन एलीट, शासित गैर अभिजन, या नॉन रूलिंग एलीट, सत्ता विहीन अभिजन का सत्ताधारी अभिजन रूलिंग एलीट में कन्वर्ट हो जाना है। हम लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले ही बिंदु आप देखेंगे, संचरण का, सर्कुलेशन का सबसे पहला रिजल्ट क्या है
व्यवस्था में स्थायित्व, ये अटपटा लगेगा, ये पैराडॉक्स कि हम बदलाव को स्थायित्व का कारण मानते हैं। जो चीज बदल रहा है उससे स्थायित्व आ रहा है। तो ये इसलिए संभव है कि अगर आपको कार्ल मार्क्स याद होगा, मार्क्स कहते हैं कि एक बड़ा समूह, एक छोटा समूह जिसके पास उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन पर नियंत्रण है, जिसको उन्होंने बुर्जुआ कहा, जो संपन्न वर्ग है, सत्ता उसके हाथ में होती है। जो सर्वहारा वर्ग है, जिसके हाथ में संपत्ति नहीं है, वो हमेशा शासित रहता है। मार्क्स ने ऐसे किसी सर्कुलेशन की कल्पना नहीं की या परिकल्पना नहीं की कि जो सर्वहारा है कभी बुर्जुआ हो सकता है, जो सत्ता से बाहर है, जो शासित है, वो कभी सत्ता में आ सकता है। और इसलिए वो कहते हैं कि एक समय आएगा जब क्रांति होगी, बुर्जुआ समाप्त किए जाएंगे, एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, राज्य नष्ट हो जाएगा और तभी समानता आएगी। यानी रूलिंग और नॉन रूलिंग का फर्क केवल तभी आ पाएगा जब राज्य नहीं होगा। उन्होंने चूंकि संचरण, इस सर्कुलेशन की बात नहीं की, इसलिए उनका अंतिम परिणाम यह था कि व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो हम लोग बचपन से वो श्लोक पढ़ते आ रहे हैं, दोहे वो सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि जो बिल्कुल बड़ा पेड़ जो झुक नहीं सकता है वो टूट जाता है आंधियों में, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नमनीयता नहीं है, वो टूटेगा। जो पेरेटो ने संचरण, सर्कुलेशन का सिद्धांत दिया, उससे एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है सिस्टम में। जब हम लोगों ने देखा कोई आक्रोश है, नई महत्वाकांक्षाएं हैं, नई मूल्यों का उद्भव है, तो इन सबको समायोजित कर पाना, उन सबको अकोमोडेट कर पाना, तो जो संचरण होता है, सर्कुलेशन होता है, उससे व्यवस्था इतनी रिजिड नहीं होती है कार्ल मार्क्स के व्यवस्था जैसी कि वो टूटे। तो इस बदलाव से हम लोग ओवरऑल छोटे बदलाव हैं, जो सर्कुलेशन है, नॉन एलिट का एलिट होना, वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि पूरी व्यवस्था टूट जाए। तो व्यवस्था के भीतर बदलाव है, लेकिन व्यवस्था सुरक्षित होती है, उसमें स्थायित्व होता है। तो संचरण का सबसे पहला रिजल्ट है, बदलाव का रिजल्ट स्थायित्व है, व्यवस्था में स्थायित्व आता है। ये मार्क्स पर पहले भी वामपंथी हमेशा से नए विचारवादियों को पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो यथास्थितिवादी होते हैं। डेविड ईस्टन ने सिस्टम थ्योरी दिया, या आमंड पावेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया, ये अभिजन सिद्धांत है। इन सब पर हमेशा ये आरोप लगता रहा कि ये क्रांति को रोकने का प्रयास करते हैं, ये व्यवस्था को बदलने नहीं देते हैं। इन सभी विचारकों ने व्यवस्था को बचाने के लिए व्यवस्था के भीतर बदलाव की बात की, और इसलिए व्यवस्था में बदलाव आता है, व्यवस्था में स्थायित्व आता है। इसी से जुड़ी बात जो हम लोगों ने उसकी बात की, क्रांति की संभावना को नकारना। क्रांति क्यों उत्पन्न होती है? जब नए मूल्यों को, नए वैल्यूज को आप अकोमोडेट नहीं करते, नए विचारों को आप अकोमोडेट नहीं करते, आप उसको जगह नहीं देते, तो क्रांति होती है। जो बड़े पेड़ों का टूटना है, ये बिल्कुल रिजिडिटी होती है, वहाँ क्रांति होती है। जो सर्कुलेशन है पेरेटो का, उसमें वो रिजिडिटी खत्म होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आता है, नमनीयता आती है, और इसलिए क्रांति की संभावना समाप्त हो जाती है। कभी अपने किचन में जाकर के देखें, प्रेशर कुकर में खाना बनते हुए, प्रेशर कुकर में खाना बनता है बहुत अधिक दबाव बनने से। जब दबाव इतना ज़्यादा हो जाए कि प्रेशर कुकर उसको सह न सके, उसमें एक सीटी होती है, उसमें से प्रेशर थोड़ा सा निकल जाता है और प्रेशर कुकर बच जाता है। अगर वो छेद जाम हो जाए तो प्रेशर कुकर फट सकता है, और कई बार फटता है, हाथ से होता है किचन में। तो संचरण, सर्कुलेशन व्यवस्था में इसी सीटी का काम करता है, पूरी व्यवस्था को प्रेशर कुकर बनना और उसको फट जाने से रोकता है। क्रांति उस प्रेशर कुकर का फट जाना है। तो सर्कुलेशन सीटी के रूप में काम करता है, और व्यवस्था के रूप में किसी भी तरह का प्रेशर को बनने नहीं देता, उसको जगह देता है। जिसको यहाँ पर इसी से अगली बात, इसी से निकल के आती है, आक्रोश का दमन, या उसको शमन कहना चाहिए। दमन रिप्रेसिव लगता है, वो बलपूर्वक रोका जाना लगता है। आक्रोशों का शमन, उसको शांत करना, बिल्कुल सीटी की तरह से। जब समाज में आक्रोश क्यों पैदा होता है, किसी भी व्यक्ति में आक्रोश क्यों पैदा होता है? जब उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसकी बात मानी नहीं जाती, उसको लगता है कि मैं महत्वहीन हो गया, या हम महत्वहीन हो गए। एक पूरा का पूरा समूह या समुदाय महसूस करने लगता है कि पूरी व्यवस्था में उसकी कोई भूमिका नहीं, क्योंकि वो जो चाहता है वो होता नहीं है, वो जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती, उसकी आकांक्षाएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
और इसके कारण आक्रोश उत्पन्न होता है। अगर व्यवस्था इस तरह की हो कि एक से दूसरे सिस्टम में लोग जा सकते हैं, नॉन रूलिंग एलिट को भी रूलिंग एलिट बनने का मौका मिल सकता है, तो उससे वो आक्रोश अपने आप समाप्त हो जाता है। आज मैं सत्ता से बाहर हूँ, मेरे को कुछ आकांक्षाएं हैं, मेरे समूह की आकांक्षाएं, और मुझे सत्ता मिल जाती है, मैं उनका आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ, मेरे वैल्यूज हैं मैं उनको लागू कर सकता हूँ, मेरे जो सोचने का तरीका है वो शुरू हो सकता है, तो उसके कारण आक्रोश अपने आप समाप्त होता है। और जो पहली बात थी वही बात यहाँ पर भी आती है, परिवर्तन की जगह समायोजन। व्यवस्था को पूरा का पूरा बदल दिया जाए, उससे बेहतर है कि आप उसको सुधार लें। घर में कोई छोटी सी चीज टूट जाती है तो हम उसको बना के काम चला लेते हैं, ना कि उसको उठा करके फेंक देते हैं। पूरा सर्कुलेशन का सिद्धांत पूरी व्यवस्था के भीतर ऐसे ही काम करता है। अगर किसी एक हिस्से में रूलिंग एलिट में कोई बाधा है, कोई समस्या है, उसके सोचने के तरीके में दिक्कत हो रही है, तो नॉन रूलिंग एलिट उस जगह आता है, परिवर्तन हो सकता है, और यह समायोजन है। कई बार सारे के सारे लोग हट जाते हैं, पूरे के पूरे नए लोग आते हैं, कभी थोड़े से नए लोग ले लिए जाते हैं और नए वैल्यूज को, नई सोच को शामिल कर लिया जाता है और व्यवस्था वैसे चलती है। तो परिवर्तन की जगह समायोजन होता है। और आखिर समय के अनुरूप परिचालन। समाज में नए मूल्य आते रहते हैं, जिसके हम लोग पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि 1947 और 2020 के भारत अलग अलग है। 1947 की सोच, उस समय की आकांक्षाएं, उस समय की आवश्यकताएं अलग थी। आज की सोच, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं अलग है। उस समय की सोच से आज का भारत नहीं चल सकता। आज की सोच से आज से 50 साल बाद का भारत नहीं चलेगा। कई बार व्यवस्थाएं जो बदली हैं वो इसी कारण से बदली हैं कि कुछ लोग सत्ता में बैठे बैठे अहंकारी हो गए, जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा, क्योंकि लोग अहंकारी हो गए, उन्हें बदलने को तैयार नहीं, तो लोगों ने उनको हटा दिया। लोकतंत्र में इस बात की संभावना होती है। लोकतंत्र संचरण का बहुत बढ़िया साधन बन जाता है, और इसीलिए लोकतंत्रों के बाद क्रांति की संभावना या आशंका बहुत कम हो जाती है। तो लोग बदलते हैं, नए लोग वहां पर आ जाते हैं, और इसके कारण समय के साथ जो बदलाव आ रहा है समाज में, वो एकोमोडेट होता जाता है। बिल्कुल प्लेटो में जाए, लोकतंत्र की बात तो नहीं करता। प्लेटो दार्शनिक राजा की व्यवस्था जब करता है तो कानून की बात नहीं करता है, वो कहता है कानून मृत शब्द है, वो डेड लेटर्स है। जब दार्शनिक अपने विवेक से शासन कर रहा है तो विवेक से ये समझ सकता है कि वास्तविकता क्या है और समय के हिसाब से बदलेगा, जबकि कानून जिस वक्त बनाए गए थे उस समय की सोच को परिलक्षित करते हैं, और उसके कारण वो अटके हुए होते हैं अपने समय में। विवेक समय के साथ बदलता है। प्लेटो की व्यवस्था इस पूरी बात से जुड़ी भी नहीं है, केवल उदाहरण के लिए मैंने बताया, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है समय के अनुरूप परिचालन। आप अपने परिवार में देखें, अपने कॉलेज में आप देखेंगे, आपको कई बार लगता है कि आप जो चाहते हैं आपके टीचर्स उसको नहीं समझ रहे, आप घर में जो कहते हैं आपके माता पिता उस बात को नहीं समझ रहे। और ये इसलिए होता है कि आपके टीचर्स, आपके माता पिता आज से 20 या 25 या 30 साल पुराने, जब वो आपकी उम्र में थे उस समय की सोच से चल रहे, तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया। तो जब ये एकोमोडेशन होता है, यही राजनीति में होता है, तो जब एकोमोडेशन होता है, संचरण होता है, तो पूरी व्यवस्था समय के अनुरूप चलती रहती है। समय में जो बदलाव, समाज में जो बदलाव होता है, वो हमेशा उसमें दिखाई देता है। तो पैरेटो के विचारों में इतना ही। हम लोग अपने अगले वीडियो में मॉस्का और मिशंस के बारे में